तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अब हम अपनी बाउंस बैक सीरीज के रिवीजन सीरीज में कंपनीज एक्ट के बाद इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला चैप्टर हम पूरा करने वाले हैं आज के सेशन लॉन्ग विद आज ही के आज लेक्चर के दौरान मैं आपको ट्राई करूंगा सारे पास्ट एग्जामिनेशन भी दिखा दूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला जो चैप्टर है, ये 6 नंबर का हर बार आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। और एक ही क्वेश्चन आता है जिसके अंदर अपने को डिफाइन करना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई केस स्टडी नहीं होती। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, 6 मार्क्स का श्योर शॉर्ट ये जो चैप्टर है हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम खत्म करने के फटाफट से क्विकली रिकैप करेंगे और एग्जॉस्टिव कवरेज रखेंगे। करेक्ट, आईसीआई पैटर्न पर, कोई फ्लेक्सिंग नहीं, कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स मैं अपनी ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन, डोंट वरी अबाउट। ठीक। नाउ 6 नंबर का चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का, बट जनरली हम इसे लास्ट में पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्रोडक्शन कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। लॉ क्या होता है तो मैंने आपको बताया था, लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एनफोर्स बाय अथॉरिटीज फॉर द प्रॉपर कंडक्ट टू मैनेज द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। याद हो, वो हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। करेक्ट। तो ये वही है, लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज इम्पोज बाय गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर, प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। और इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट करता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट अपने वेरियस वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री को। करेक्ट है। ओके। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पर, जो था हमारे चैप्टर में, सर, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, कैसे हम लॉ बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको याद हो बताया भी था। ओके। नाउ सो अगेन थोड़ा सा टेक्निकल, आई होप अभी क्लियर हो रहा हो। ओके। नाउ सबसे पहले एक बिल प्रपोज होता है। बिल प्रपोज होने के बाद वो बिल लोकसभा और राज्यसभा में, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स में पास होता है। और उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट साहब के एसेंट मिलती है, उस पर साइन होती है, और फिर वो ऑफिशियल गैजेट में ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाता है। उस दिन से वो बिल एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, और भारत के नागरिकों को पड़ता है, नोटिफाइड इफेक्टिव हो जाता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको याद नहीं भी हो तो आप ध्यान से अगर इसके साथ साथ भी पढ़ लेंगे। इस चैप्टर को गुड मॉर्निंग क्वेश्चन की तरह पढ़ के चलना है, सुबह सुबह पढ़ना है जिस दिन पेपर है। करेक्ट। नाउ चार्टर्स, लॉ इज प्रपोज्ड इन द पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड बिल। सबसे पहले बिल आता है, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, फिर वो लोकसभा में पास होता है और उसके बाद राज्यसभा में पास होता है। और इसके बाद राष्ट्रपति जी, हमारे देश के राष्ट्रपति, वो इन पर एसेंट देते हैं, साइन करते हैं, और लॉ विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिकेशन। और गवर्नमेंट जिसमें पब्लिश करती है उस गैजेट को बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। लॉ विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन एज द इफेक्टिव डेट, जो भी डेट है उस जाएगा, लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा। दोस्तों, अब भारत में, इंडिया में लॉ कितने तरीके का होता है इंडियन लीगल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इंडिया में इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर कितने टाइप ऑफ लॉज हैं, कितने टाइप्स ऑफ लॉज हैं। ओके। तो यहाँ पर आंसर इस 4 तरीके के लॉज होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा होता है सिविल लॉ, तीसरा होता है कॉमन लॉ, और चौथा होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। करेक्ट। नाउ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 4 तरीके के होते हैं। मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बोलूंगा, ताकि जिन ये जो बातें मैं यहाँ बोलने वाला हूँ, उसके बाद अपन नोट्स देखेंगे तो अपने को क्विकली रिवाइज होता जाए। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंडियन पीनल कोड, जहां पे क्रिमिनल ऑफेंसेस कोई कर देता है पर्सन, या किसी भी पर्सन ने क्रिमिनल ऑफेंसेस करे, तो भैया वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाता है। रेप, मर्डर, इस टाइप की चीज है ना। अनलॉफुल एक्टिविटीज अंडर आईपीसी कोड। ओके। अगर मैं बात करूं सिविल कोड की, तो सिविल लॉ, सिविल लॉ तो हम पढ़ते ही हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिविल लॉ, जितना जो हमारा बिजनेस लॉज है, कॉर्पोरेट लॉज है, ये सब सिविल लॉज है, जहां डिस्प्यूट अराइज होते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में और उनको सेट किया जाता है। करेक्ट। सिविल लॉ वो होता है। मैं ये शॉर्ट में समरी दे रहा हूं ताकि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को याद रख के आप आगे जब ये मेरे साथ रीड करोगे तो आपको हेल्प रहेगी। करेक्ट। कॉमन लॉ क्या होता है सर? केस लॉस, फेमस केस लॉस, याद करो, सोलोमन वर्सेस सोलोमन,
है ना, केस लॉ, वो कॉमन लॉ के अंदर। सर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बालफर वर्सेस बालफर, ठीक है। और अगर आपकी जितने केस लॉ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, है ना, मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, करेक्ट। ये जितने भी केस लॉज हैं दोस्तों, ये सारे के सारे कॉमन लॉ के अंदर आते हैं। इट इज नथिंग बट जजमेंट, कॉमन लॉ, जिनको अगर सिमिलर टाइप के फैक्ट्स यूज होते हैं तो अपन वो फेमस केस लॉ को रेफर करते हैं, उसमें जो डिसीजन। सर लास्ट टाइप का लॉ किस टाइप का होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दोस्तों आपने कई जगहों पे पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हम कई जगहों पे पढ़ते पढ़ते अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इंडिया में किसी भी पर्सन को अगर पनिशमेंट दे रहे हैं, गिल्टी ठहरा रहे हैं, उसके पहले उसे एक मौका दिया जाता है अपना पक्ष रखने का, और उसको बोलते हैं गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ताकि उसको भी अपना पक्ष रखने का एक मौका। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, 26/11 26/11 सब लोगों को पता है, ताज होटल हमला, वहां पर अजमल कसाब नाम का आतंकवादी पकड़ा गया था, करेक्ट। बट स्टिल कोर्ट ने जब उसको फांसी दी, उसके पहले उस ट्रायल चलाने के लिए वकील अपॉइंट किया गया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। तो भारत के लीगल सिस्टम में, भारत के लीगल सिस्टम के चार स्तंभ हैं। चार स्तंभ मतलब पहला क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ, तीसरा कॉमन लॉ, और चौथा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल एंड जस्टिस, करेक्ट है। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज ये लिखने हैं दोस्तों। की पॉइंटर्स मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं, आप भी उनको देखते चलिएगा। ये जो हैंड रिटन है, मैं सॉरी, ये जो टेक्स्ट बुक है मेरी, ये चैप्टर 1 की, ये मैं पूरी आपको शेयर कर दूंगा। यस नो आंसर। Criminal law. Criminal law is concerned with the laws relating to violation of rule of law, public wrongs and punishment of the same. याद करो, public wrongs, punishment of the same. मैंने आपको बोला भी था, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल काहे के होते हैं? पब्लिक रॉन्ग के। पनिशमेंट इसमें मिलती है, और यही इसी को जहां पे पनिशमेंट मिलती है जिन लॉस के अंदर, उन लॉस को हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ, ठीक है। इसके अंदर मेजरली दो बात है, इंडियन पीनल कोड और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ओके सर, ओके सर। सर ये जैसे इंडियन पीनल कोड है, वो डिफाइन करती है क्राइम को, मतलब क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है, और उसकी पनिशमेंट क्या है। जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट। देखो आईपीसी बताता है कि क्राइम क्या है, मतलब कौन सा कांड किया, वो किस नेचर का कांड है, और उसकी पनिशमेंट क्या है। और सीआरसी सी सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, सॉरी, सीपीसी, सीपीसी बताता है कैसे उसकी प्रोसीजर, प्रोसीजर किस चीज की, पनिशमेंट को इंप्लीमेंट करने की प्रोसीजर बताता है, करेक्ट। ये देखो मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताया हो, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस अंडर द लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या हो गया सर? एनी लॉ रिलेटिंग टू व्हाट? relating to law break violation of law of public wrongs, punishment of the same, public wrongs and its punishment। पक्का? यस सर। सर इसके अंदर कौन कौन आता है? इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, करेक्ट। सर इंडियन पीनल कोड डिफाइंस crime, its nature and its punishment, while criminal procedure code defines the procedure for implementation of punishment, correct। एग्जाम्पल मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग एक्सेट्रा। सर आ जाते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाला क्या कहता है सर? सिविल लॉ। सिविल लॉ बोलता है कि सर कोई मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट किसके बीच में? इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बोला था आपके मेरे या किसी भी इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स के बीच में, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, किसी भी एंटिटी के बीच में कोई भी मतभेद आते हैं, कोई डिस्प्यूट आते हैं, जब भी राइज होते हैं तो वो सिविल लॉ के अंदर डील होते हैं। सिविल लॉ एनफोर्स करता है वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स, वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स, ऑब्लिगेशन थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सिविल सिविल केस करके, सिविल सूट फाइल करके, करेक्ट। ओके सर। इसके अंदर क्या क्या आता है तो देखो मैं इसके अंदर बता दूं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ऊपर क्या सा था? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और यहां है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी इसको भी बोलते हैं, ठीक है। सिविल लॉ कैन बी डिफाइंड एज इनटू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, बहुत टाइप के सिविल लॉ होते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, है ना, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट एक्सेट्रा। सर जैसे कि एग्जांपल इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सोगा के अंदर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ, है ना, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर, सेलर डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ये सारे जो भी है ना, ये सारे एग्जांपल किस लॉ, समझ में आ रहा है?
करेक्ट है, यस नो आंसर। करेक्ट। लॉ के अंदर आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है। इस तरह भी अपना सारा का सारा लॉ का यहाँ डिस्प्यूट आता है, उन मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए लोग सिविल लॉ का यूज करते हैं, सिविल सूट फाइल करते हैं, और इसके लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का यूज किया जाता है। उसके अंदर कौन कौन फर्दर लॉस क्लासिफाइड है, तो सर इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, एक्सेट्रा। करेक्ट, डन, यस नो। ये हमारा सिविल लॉ हो गया। सिविल में सर कॉमन लॉ क्या होता है? केस लॉ इज अ कॉमन लॉ। जुडिशियल प्रेसिडेंट इज नथिंग बट केस लॉ। केस लॉ इज द कॉमन लॉ। जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ऐसा बोला जाता है आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसके लिए? जब आप कॉमन लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होगे तो केस लॉस मतलब देखो, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। करेक्ट, यस नो, यस सर। देखो, एक फ्रेज है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीज। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीज, इसका मतलब क्या है? दैट मींस टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, जो एक बार डिसाइड हो गया उसी से स्टैंड बाय रहो। समझ में आ रहा है? मतलब एक बार जो केस लॉ डिसाइड हो गया, आप याद करो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर, कहना इसे ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड का एक फेमस केस लॉ है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। याद करो, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। करेक्ट है? तो ये सारे केस लॉज है, इनको आज भी हम यूज कर रहे हैं, तो बहुत पुराने केस लॉज है, आज भी यूज कर रहे हैं। कहना इसे लैंडमार्क केसेस है। यस नो आंसर इज, so to stand by that what is already decided, the doctrine, ये जो doctrine of stare disease is the principle supporting, ये principle है। कॉमन लॉ कौन सा डॉक्ट्राइन यूज करता है? स्टेयर डिसीजेस। सर स्टेयर डिसीज मतलब इट इन्फोर्स द ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट्स टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट established by previous decision with while ruling a case where the facts are similar on all four legs with the earlier decision। मतलब ये डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीज क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर अगर कोई प्रिंसिपल जजमेंट, जो भी कोर्ट है उसको जजमेंट देने के लिए, अगर उस जजमेंट देने के लिए उस केस के फैक्ट्स सिमिलर है विद द प्रीवियस वन, तो सेम जजमेंट दे दो, सेम केस लॉ का वर्डिक्ट यूज दे हुए। बस इतना बात करता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या बोलता है सर? जुडिशियल प्रेसिडेंट है ना, आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट that any judgment by Supreme Court will be binding on all the courts of the territory of India. Correct. Doctrine of stare decisis is the main supporting common law, and there is a Latin phrase called as to stand by what is already been decided. This the doctrine means to follow the all same previous judgments, the similar cases where the facts are similar with the previous. Correct. इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फटाफट से इसको, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैंने आपको बोला ही था, नेचुरल जस्टिस is often known as just natural deeds with certain fundamental principles of justice going beyond the written law। मतलब ये कहीं लिखा नहीं है, बट स्टिल बिना लिखे हुए भी लोग एक तरह से नेचुरल जस्टिस देते हैं। भले ही आपको पता है कि सामने वाला क्रिमिनल है, फिर भी उसे एक मौका दोगे आप फॉर फॉर अपॉर्चुनिटी, ताकि वो अपना पक्ष रख सके आपके सामने। भले ही आपको पता है कि भाई ये गलत है, इसने ही मर्डर किया है, स्टिल आपको उसे एक मौका देना पड़ता है एज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक कोर्ट है, कोर्ट क्या बोलता है? दो कोर्ट हैं एक्चुअली। एक तो ये ऑडी अल्ट्रम पार्टन, ऑडी अल्ट्रम पार्टन, इसका मतलब होता है टू हियर द अदर पार्टी, टू हियर द अदर पार्टी और गिव अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग, या फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सिंपल सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कसाब ने जो किया वो गलत था, फिर भी ट्रायल चला, केस चला, डायरेक्टली उसे फांसी पे नहीं लटकाया गया। सारी बात, yes or no आंसर। नाउ जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर अ कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यूट। याद रखना, एक कोई भी कोई भी यहाँ पे जजमेंट जो है ना, वो लॉ को चेंज कर सकता है, लेकिन लेकिन लॉ को अवॉइड नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? जजमेंट जो होगी
आपने मौका दिया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बिकॉज इट इज रिटन बियॉन्ड लॉ, है ना, लॉ में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप नेचुरल जस्टिस देते हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हो, है ना। तो जजमेंट, ये जो मौका देते हो, इससे हो सकता है कोई केस लॉ चेंज हो जाए, वो चलेगा, लेकिन लॉ चेंज नहीं होना चाहिए। करेक्ट, यस, वही बोल रहे हैं, जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर अ कॉमन लॉ बट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द लॉ। केस लॉ चेंज हो चलेगा, लॉ चेंज नहीं होना चाहिए। और सर एक और बात है इसमें, एक लास्ट बात, नेमो जुडिक्स इन कैसुआ, क्या बोलना चाहता है, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस, इट इज द रूल अगेंस्ट अ प्रेजुडिस। भाई सीधी सी बात है, आप अगर जज हो, आप आप जज हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सर्वोपरि हो। अगर आप गिल्टी हो तो भी आपको कोर्ट में आना पड़ेगा और आपके लिए जज कोई और होगा। समझ में आ रहा है, रीजनेबल फेयर हियरिंग होना चाहिए। करेक्ट, सो नेचुरल जस्टिस इट इज नथिंग बट प्रिंसिपल गिव व्हिच गिव्स अ सर्टेन फंडामेंटल राइट, okay, which is written beyond law. Okay, now audi ultram partum, which gives us a reasonable and fair opportunity of hearing or giving a person to give a opportunity of being heard. Correct, judgment can override the case law or alter the case law but cannot override the law. Okay, and nemo judex in caesua a, कैसा सुआ, कैसुआ, नेमो जुडेक्स इन कैसुआ, इसको ऐसे लिखते हैं, नेमो जुडेक्स इन कैसा कौसा हुआ, जो भी है, देखो आपको स्पेलिंग सेम। अच्छा, इसमें इसका मतलब क्या होता है, नो वन कैन बी मेड जज इन हिज ओन केस, so principle of natural justice reminds us, if any judge is if any judge is found guilty then he cannot be made judge in his own case because of the principle of natural, correct है, yes no, सर यहां जाके हमारा टाइप्स ऑफ लॉ खत्म होता है। लॉ कैसे एनफोर्स किया जाता है, अब देखो लॉ बन गया, टाइप्स ऑफ लॉ समझ लिया, लॉ कैसे एनफोर्स किया जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझना, प्राइम मिनिस्टर साहब, देखो इसमें क्या होता है, लॉ पास करती है पार्लियामेंट, एनफोर्स करती है, फिर उसको मॉनिटर करने के लिए वेदर द लॉ इज बीइंग फॉलोड, इसके लिए मॉनिटर करने के लिए भी कोई चाहिए, यस और नो, यस सर। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर द लॉ इज सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी एनफोर्सिंग द अथॉरिटी। सेंट्रल लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर करेगी, स्टेट लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट टेक केयर करेगी। ठीक है, अब अब पॉपुलर मिनिस्ट्रीज इसमें कौन सी होती है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखो ये फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द लॉ, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूट करती है मिनिस्ट्रीज को, और मनी मिनिस्ट्रीज कौन सी होती है, वेरियस मिनिस्ट्रीज, पता कौन कौन सी, सर एक तो मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन, है ना। और ये जो मिनिस्ट्रीज हैं ये हेडेड बाय अ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, और उनके साथ रन करने वाले कौन होते हैं, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स कौन होते हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज वाले लोग। करेक्ट है, तो पीएम, वहां से कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ साथ कौन, आईएएस। समझ में आ रहा है, करेक्ट, ये सब थ्योरी है, आ जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बस मैंने जो अंडरलाइन किए वो वर्ड्स आपके आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट करती है अथॉरिटी थ्रू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्रीज कंपोज्ड ऑफ ऑफिशियल एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स, उनको हम बोलते हैं सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट इनको बोलते हैं, हेड कौन रहता है, आईएएस, करेक्ट, and is politically accountable through a minister. Major ministries are cabinet minister who sits in the union council of minister and is typically supported by a team of junior ministers called ministers of state. Correct? अच्छा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, 5 कंसेक्यूटिव यूनियन बजट्स एज फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक किन लोगों ने दी, ये कभी पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है, मैंने एक नया नाम भी जुड़वाया था, है ना, अरुण जेटली साहब, इन्होंने 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंस बजट दिए, पी चिदम्बरम साहब, यशवंत सिन्हा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मोरारजी देसाई साहब, है ना, और निर्मला सीतारमन जी भी इस लिस्ट में हैं। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अब कुछ मिनिस्ट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है ये समझना है, ध्यान से समझना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे बनती है, सर ये एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ये किस टाइप की सर्विसेज कवर करती है, मेजरली 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज को ध्यान देती, कौन से, कौन से 4, सर इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, बस ये याद रखना, आईआरएस,
आईएएस, आईएएस कौन, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, करेक्ट। ऑल्सो अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ वन ऑफ द सेंट्रल कॉमर्स सर्विस नेमली इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स सर्विस। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के काम है, ये सारी अथॉरिटीज इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। सर डिपार्टमेंट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर का एक अलग डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू का एक अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज का अलग डिपार्टमेंट है। सर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का भी ऐसे करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बहुत डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो हमने ये कंस्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, उसके अंदर कौन चार सेंट्रल सिविल सर्विस के लोग आते हैं, आईआरएस, आईएएस और आईईएस, आईसीएएस और आईसीएमएस। सर इसके अंदर अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक मिनिस्ट्री है जो इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। जैसा पहला पॉइंट कितना सही है, आज की डेट में निर्मला ताई समान पता होना चाहिए, ठीक है। इस एमसीए का काम क्या रहता है, वो एडमिनिस्टर करते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013, 1956, एलएलपी 2008, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये सब कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मेनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन कंपनीज इन द इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर। मोस्टली ये जो एमसीए है वो रन करते हैं सिविल सर्वेंट और आईसीएलएस कैडर। आईसीएलएस कैडर क्या होता है, आईसीएलएस कैडर का मतलब होता है, कैडर का मतलब होता है बैच, कैडेट का मतलब होता है बैच, और आईसीएलएस का मतलब होता है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस बैच, करेक्ट। नाउ दीज ऑफिसर्स आर सिलेक्टेड थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। कौन सी सिविल सर्विस और एग्जामिनेशन होती है, यूपीएससी। यूपीएससी आपको पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कई बच्चों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता, पहली बार पता चला, ध्यान रखना। यूपीएससी की एग्जाम के थ्रू इसके सॉरी सिविल सर्वेंट रहते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं। इसकी जो हाईएस्ट पोस्ट है वो डायरेक्टर जनरल है कॉर्पोरेट अफेयर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डीजी टीओई, ठीक है। ये एज द एपेक्स मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। इसके बॉस कौन है, अमित भाई, अमित शाह, यस और नो। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाह ये तो पता ही नहीं सर। इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। देश के अंदर क्या क्या चल रहा है उसके लिए, उसमें कानून व्यवस्था मेंटेन करने के, देश के इंटरनल कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए होम होम मिनिस्टर साहब रहते हैं। होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। उनके क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर इंटरनल सिक्योरिटी देश की, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स अलग से उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट्स है, हर स्टेट की अलग एक लोकल लैंग्वेज है ना, इसे अलग अलग लैंग्वेजेस है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, करेक्ट। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर भी सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो भी है, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, और डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन भी है। तो इसके अंदर एक और डिपार्टमेंट आ गया। ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर भी तीन डिपार्टमेंट है, ट्रांसलेशन के लिए अलग, हिंदी ट्रेनिंग के लिए अलग, और डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस के लिए भी एक अलग, करेक्ट है। बस ये पढ़ना है, सुबह पढ़ना, दोपहर को लिखना, शाम को भूल जाना है, ये वो चैप्टर, करेक्ट है। एक बार अभी पढ़ लिया, इसके साथ मेरे क्वेश्चन देख लेना फटाफट से। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज नथिंग बट कैबिनेट मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। भाई ये काम क्या करती है, मैनेज करती है लीगल अफेयर्स, है ना, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू, लेजिस्लेटिव एक्टिविटी थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, उसको उसकी लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज देखती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन देखती है जस्टिस इन इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किस तरीके से जस्टिस इन इंडिया एडमिनिस्टर करती है, ये सारी चीजें। ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, करेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स is concerned with advising various ministries at the central level, while the legislative department is concerned with drafting principal legal legislation for the center. याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड लॉ एंड जस्टिस के पास तीन काम है। एक तो होते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, इसका काम क्या है सर, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का काम क्या है सर, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज मैनेज करो। सर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। एक मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स और लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए ये दोनों डिपार्टमेंट्स हैं। और जस्टिस के लिए क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। जस्टिस सही से जा रहा है कि नहीं है,
फिर आ जाता है सेबी। सेबी सेबी भी इसके अंडर आ जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला ताई। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है ना, सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट के लिए, है ना, अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री इन फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सेबी एक्ट 1992 के अंडर रन होता है। इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहीं गिवन है। फिर एक बॉडी आती है भैया, आरबीआई, बैंकर्स बैंक, फादर ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज इंडिया सेंट्रल बैंक, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इसका मेन काम क्या है? इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना। सर ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि आरबीआई को कंट्रोल करें, इशू करें, मेंटेन करें, सप्लाई। अच्छा, आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कंट्रोल, इशू, मेंटेन एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज। ये मैनेज भी करती है भारत के मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितने भी पेमेंट सिस्टम्स हैं, यूपीआई, ये जितने भी टाइप के क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये सारे के सारे जो पेमेंट सिस्टम्स है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे के सारे पेमेंट को मैनेज करते हैं, इकोनॉमिक को और मैनेज बेटर तरीके से चलाने के लिए। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा इज स्पेशल डिवीजन। ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई की, जो प्रिंट करती है और मिंट करती है इंडियन करेंसी इनटू टू प्रिंटिंग प्रेसेस लोकेटेड इन। एक तो प्रिंटिंग प्रेस है हमारी नासिक वेस्टर्न इंडिया के लिए, और एक है देवास सेंट्रल इंडिया इंदौर के पास। करेक्ट। अच्छा, आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया as it's one of the specialized division to regulate the payment and settlement system। या पेमेंट और सेटलमेंट टाइम पे हो, उसके एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको यूपीआई किया, आपके पास पहुंच गया, तो ये मैनेज कौन कर रहा है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईजीसीसी, डीआईसीसी। ये स्टैब्लिश किसने किया था? आरबीआई ने। आरबीआई किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। करेक्ट। एज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड डिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ द डिपॉजिट एंड गारंटीज ऑफ क्रेडिट लिमिट टू ऑल द इंडियन बैंक्स। ये डिपार्टमेंट भारत के सभी बैंक्स को इंश्योरेंस देता है, गारंटी करता है कि उनकी जो क्रेडिट फैसिलिटी और जो डिपॉजिट्स हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। इस केस में वो लोग आप क्या करते हैं? वो आपको वो आपका इंश्योरेंस करा के रखे हैं। भाई कल को आपका बैंक डूब गया, फिर आरबीआई आपको डीआईसीजीसी बोलूंगा मैक्सिमम 5 लाख। करेक्ट। अच्छा, फिर एक बोर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ऑफ कोड ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। आईबीबीआई, इसका काम क्या है? ये रेगुलेटर है, ये एक तरह से ये रेगुलेटर जैसे सेबी है ना, वैसे ये आईबीबीआई, ये भी एक रेगुलेटर है। इसका काम क्या रहता है? सेबी का काम क्या रहता है? सर सेबी का काम रहता है सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट को मैनेज करना, है ना। तो या इसका काम है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, है ना, एंड एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इन सबको ओवरसी करती है, उन सबको मैनेज करती थी, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि। सर ये कब बनी थी? 1 अक्टूबर 2016 में। ये कब बना था? 1 अक्टूबर 2016 में, है ना। और इसके पास स्टेट्यूटरी पावर्स हैं थ्रू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, जो कि पास किया था 5 मई 2016 को सेंट्रल मतलब लोकसभा में। तो आईबीबीआई, आईबीबीआई जैसे सेबी का एक्ट है, सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट। ऐसे ही आईबीबीआई का एक कोड है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जो 5 मई 2016 को लोकसभा ने स्टैट्यूटरी पावर्स इसको दिए थे, ताकि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स वगैरह प्रॉपरली हो सके, क्विकली फास्ट हो सके। किसी कंपनी को वाइंड अप होना है, बहुत टाइम लगता था पहले कंपनीज एक्ट के थ्रू, तो वो आज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाके आईबीसी कोड प्रोसीजर अप्लाई करके फटाफट से फास्ट ट्रैक लिक्विडेशन करवा सकते हैं। ठीक है। सर इसके अंदर कौन कौन लोग आ जाते हैं? सर इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, कंपनीज भी आ जाती हैं, एलएलपीज भी आ जाती हैं, पार्टनरशिप्स भी आ जाती हैं। अच्छा, न्यू ये जो नया कोड आया आईबीसी 2016, ये स्पीड अप इसने कर दिया रेजोल्यूशन प्रोसेस का फॉर द स्ट्रेस्ड एसेट्स इन द कंट्री। कंपनी के एसेट्स हैं, लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, कंपनी बंद होने वाली है, कहना से एसेट्स बेचना पड़ेगा ताकि क्रेडिटर्स और जो लाइबिलिटीज पे ऑफ हो सके। लेकिन कहना से बहुत बड़े बड़े एसेट्स होते हैं, उनको कैसे मतलब बेचो, उन सबको कैसे कैसे उन सबको सेटल किया जाए, रियलाइज कराया जाए, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। आईबीसी के आने से ये बहुत फास्टर हो गया प्रोसेस। करेक्ट।
नाउ अच्छा, ये हैंडल करते हैं केसेस यूजिंग टू ट्रिब्यूनल्स। इनके पास दो ट्रिब्यूनल्स हैं केसेस को यूज करने के लिए, एक तो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एक है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एक है डीआरटी। डीआरटी क्या बोलते हैं? डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अच्छा, ये सिंप्लीफाई कर देता है प्रोसेस किस चीज का? इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। करेक्ट है, ये जाके हमारा खत्म हो गया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। अब भारत का इंडियन जुडिशियल सिस्टम देखो, अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कोर्ट, एनफोर्स कैसे होगा लॉ। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में टाइप्स ऑफ लॉ कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट्स देख लिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या कर रहे हैं। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में आ गया, फटाफट से हार्डली 40 मिनट का चैप्टर है ना। क्या सर? स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर द फंक्शंस ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, उसमें क्या क्या चीजें हैं देखो। द फंक्शन ऑफ जुडिशियल सिस्टम आर रेगुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट एंड कोड्स। एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, कोड मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, करेक्ट है ना। सीआरपीसी है ना, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, करेक्ट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजंस ऑफ द लैंड, ठीक है। आर्टिकल 141 बोलता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, decisions of the Supreme Court are binding on all the high courts under Article 141. In a Supreme Court decision, मतलब कि इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन है वो फाइनल वर्ड है, उसके बाद उसके ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ऊपर कौन है? सुप्रीम। सबसे एपेक्स बॉडी है, तो फटाफट से पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सर, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी, हाईएस्ट बॉडी। कब स्टैब्लिश हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 26 जनवरी 1950। हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, यस और नो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है ना, वो अपॉइंट होते हैं आर्टिकल 126 ऑफ द इंडियन। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ? 26 जनवरी 1950। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी बिकॉज द हाईएस्ट कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। तो हाईएस्ट अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कहां पे गिवन है? आर्टिकल 126 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके सुप्रीम कोर्ट की जो प्रिंसिपल बेंच है जजेस की, उसमें 7 मेंबर्स रहते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 7 में से, थाला फॉर अ रीजन, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कितने लोग रहते हैं? 7 जजेस रहते हैं, जिसमें से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल रहते हैं, करेक्ट है। प्रेजेंटली द नंबर हैव इंक्रीज टू 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यू टू राइज इन द नंबर ऑफ केसेस एंड वर्कलोड। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये 7 से 34 कर दिया गया है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल क्या चाहे रिलीफ ले सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिट पिटीशन। रिट पिटीशन मतलब क्या ना, इसे एक तरह से हमारा रिट पिटीशन फाइल करता है। मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अगर किसी कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूं और मैं चाहता हूं मुझे कहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है, तो मैं एक रिट पिटीशन फाइल कर सकता हूं, अप्लाई कर सकता हूं। ये मेरा एज अ इंडिविजुअल आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट देती है, फंडामेंटल राइट है मेरा। रिट इज लीगल ऑर्डर टू डू नॉट टू समथिंग गिवन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। लीगल ऑर्डर टू डू नॉट टू समथिंग गिवन बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। हाई कोर्ट, नेक्स्ट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है दोस्तों? हाई कोर्ट हमारी सेकंड अथॉरिटी है। सेकंड अथॉरिटी मतलब हर स्टेट में होता है हाई कोर्ट, पता है, करेक्ट। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट दोस्तों, इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट। आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट देयर मस्ट बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट तो मिनिमम होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 40, करेक्ट। सर, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इन इंडिया देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25, ठीक है। और वन फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, एंड वन फॉर ईच स्टेट एंड वन फॉर ईच स्टेट। 25 टोटल हैं, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज भी 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका सिंगल एक हाई कोर्ट है। पूछो क्यों? जैसे मैं एग्जांपल दूं, गोवा, गोवा में हाई कोर्ट नहीं है, तो गोवा वाले मुंबई जाते हैं। ओ ऐसा, यस, करेक्ट है। The individual can seek remedies against violation of fundamental rights in High Court by filing a writ petition under Article 226. हाई कोर्ट में जाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? 226 पिटीशन फाइल करने के लिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो आर्टिकल 32, करेक्ट। नाउ कम्स, अच्छा याद रखना, सबसे पुरानी हाई कोर्ट है भारत की कोलकाता, कलकत्ता हाई कोर्ट, जो 2 जुलाई 1862 को स्टैब्लिश हुई थी। 2 जुलाई 1862 को स्टैब्लिश हुई थी कलकत्ता हाई कोर्ट, करेक्ट।
देन कम्स अवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये कौन सी कोर्ट होती है सर? ये हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से भी नीचे वाली, तो बिलो द हाई कोर्ट आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पहले सुप्रीम, फिर हाई, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज डील्स विद द सिविल लॉ मैटर्स, ये हमेशा सिविल लॉ के मैटर्स डील करते हैं। द कोर्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स, क्लेम फॉर डैमेजेस एक्सेट्रा। द कोर्ट सेशन डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स आल्सो। ओके, अच्छा, अंडर द पिक्यूनरी पोजीशन अ जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन रुपीज 2 करोड़ से ज्यादा का केस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप तब जा सकते, करोड़ से कम का या 2 करोड़ तक, 2 करोड़ तक ऊपर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम। अच्छा, इसका ज्यूरिसडिक्शन रहता है कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट का, एक डिस्ट्रिक्ट आपकी डिसाइड रहती है, ज्यूरिसडिक्शन एरिया डिसाइड रहता है। उस तक में अगर उस एरिया के किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट बेटा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट वो होते हैं जो आजकल लेटेस्ट कोर्ट्स है ना, ठीक है। याद रखना, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है, मेट्रो सिटीज, करेक्ट। जहां पे मेट्रो है सर वहां पे, दोस्तों इधर आओ वापस से। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद, जहां पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है। अच्छा देखो, कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन कौन है, तो सर जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट has the power as chief judicial magistrate, and metropolitan magistrate has powers as the same power as the court of magistrate of the first class। याद रखना, अगर जज, आप जज हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, तो आपके पास अनलिमिटेड पावर्स, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जज हो तो आपके पास पावर्स, छोटी कोर्ट से। यहां जाके हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो जाता है। फटाफट से मैं एक बार आपको क्वेश्चन बैंक दिखा दूं। एक मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जैसा कुछ है ही नहीं, मैं बस आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, है ना। जून 2024 में पहली बार सिलेबस में आया, की बात ही नहीं। जून 2024 में हर बार एक क्वेश्चन आता है, वो बोलते हैं भैया डिस्क्राइब कर दो इन ब्रीफ अबाउट द रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केबी, आरबीआई, आईबीबीआई। केबी वही सब जो अपन ने अपनी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वही सब आईसीआई ने डिट्टो वर्ड टू वर्ड छापा हुआ है। अपन ने भी उसमें जो जो काम की चीजें वो सारी लिख ली है, और मैंने आपको मार्किंग कराई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ लॉ तो 4 है भैया, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, करेक्ट है। फिर आपका आ जाता है अशोक, हाँ ये देखो जनवरी 25 का, सितंबर 24 और मई 24 में, जून 24 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फटाफट से आ जाते हैं अशोक और विमल, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से पढ़ते हैं। Ashok Vimal are pursuing chartered accountancy course and discussing about the structure of Indian judicial system. Explain them, the functions of judicial system of India and hierarchy of court. Briefly explain the functioning under the IRF. इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर तो मैंने आपको कोर्ट्स के बारे में बताया था। पहला सुप्रीम कोर्ट, वही सब है, देखो 26 जनवरी 50, आर्टिकल 126, सारी चीजें वही है। हाई कोर्ट के बारे में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन, जो अपन ने रिवाइज किया वही है, कुछ और है ही नहीं। फिर आता है जनवरी 25 के बाद मई 25, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वही वित्त मंत्रालय जिसको बोलते हैं, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, करेक्ट है ना। ये सब कौन से मैटर देखती हैं, टैक्सेशन, फाइनेंशियल, लीगल, ये सारी चीजें वही सब जो आपने पढ़ा था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर कौन है, वही ये भी इंडियन रेगुलेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, प्राइमरी कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड 56 एलएलपी आई बीसी 2006। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या क्या देखता है, वही सब बोला हुआ है। सर सर सुनो ना, फाइन लॉ एंड एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ के वेरियस सोर्सेज बताने, तो सर लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे आते हैं कानून, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। उसके बाद प्रेसिडेंट्स, जजमेंट्स, जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स एंड इन सब केसेस एस्टैब्लिश कस्टम, ठीक है। ये पूरा वही प्रोडक्शन वाला पार्ट। फिर सर जनवरी 2026, जनवरी 2026 लास्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और आईबीबीआई। वापस से ये डायरेक्टली क्वेश्चन पर पढ़ना है, सुबह पढ़ा, दोपहर
6 नंबर श्योर शॉट, पूरा इंडिया छोड़ के जाता है, आप मत छोड़ के। ये केस स्टडी नहीं आती, इसमें डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, याद रखना डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, पूरे 6 नंबर अर्न करके आना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा 88। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर